नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो गया है बुलेटिन का। इस बुलेटिन में बात करेंगे बलिया की, जहां पूर्व सांसद गौरीशंकर राय की 100वीं जयंती के मौके पर बलिया पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। आगे चर्चा करेंगे झारखंड के पाकुड़ की, जहां नियोजन नीति के विरोध में हिरनपुर सुभाष चौक में लगा जाम। साथ ही बात होगी उन्नाव की, जहां के बीगापुर थाने में तैनात आरक्षी की संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत। इन तमाम खबरों पर विस्तार से करेंगे चर्चा। खबर उत्तर प्रदेश के बलिया से है, जहां करनई गांव पहुंचे कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं पूर्व सांसद स्वर्गीय गौरीशंकर राय के 100वें जयंती पर करनई में स्थित गौरीशंकर राय कन्या महाविद्यालय में विचार संगोष्ठी एवं पद्म श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही पहुंचकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। इस दौरान उन्होंने बताया कि हम लोग उनको अपने छात्र जीवन में देखा। उनका सरल व्यवहार व जनहित के मुद्दों को विधानसभा, विधान परिषद व लोकसभा के अंदर उन्होंने निरंतर उठाने का काम किया है और उसके समाधान के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे हैं। ये जैसा आप कई लोगों से सुन चुके होंगे, स्वर्गीय गौरीशंकर राय जी जो पिताजी थे हमारे, उनके 100वें जन्मदिन का आज पहला दिन था और उसको इस कार्यक्रम को हमारी समिति ने, हमारे अपने लोगों ने तय किया कि इस पूरे साल में अगले 10 जून 24 तक जब वो 100 साल के होंगे तब ये शताब्दी वर्ष के रूप में हम विभिन्न कार्यक्रम करते रहेंगे। उसमें आप लोगों का भी सहयोग लेंगे और अपने शुभचिंतकों का भी सहयोग लेंगे और कुछ ग्रामीण क्षेत्रों में भी सिर्फ भाषण नहीं होगा, कुछ रचनात्मक कार्य की दिशा में भी आपस में बात करके क्या किया जा सकता है। कितने उच्च विचार कितनी समाज सेवा में किए, हमारे समाज के लिए क्या प्रेरणा दिए? देखिए, हमारे पिताजी थे, हमारा कुछ कहना बहुत उचित नहीं होगा, लेकिन हम लोग अपना बचपन जिस तरह देखे हैं कि वो सांसद होते हुए भी आप कल्पना नहीं करोगे, वो रिक्शा से बलिया जाते थे और सड़क पर उतर के पैदल घर जाते थे। इक्का एक गांव में हमारे था, तो कहते कि एका पर तो केहू ना बैठी हो, हम एके पर बैठा। और सांसद होने के बावजूद भी गाड़ी कैसे लोग मेंटेन रख पाते हैं, इसकी चिंता जाहिर करते थे। हम लोग उस हिसाब से नहीं हो पाएंगे, न चल पाएंगे। कि आज के परिवेश में उतनी जितना उन्होंने त्याग किया, अब हम तो उसको बहुत, आज के परिवेश में ऐसा कुछ और नहीं है ऐसा। अब हम कैसे कहें, कैसा होना भी नहीं चाहिए। हम तो इस ठीक है, हम बेईमान नहीं होंगे, लेकिन एक सीमा होगी ना समय के साथ। आज के युग के लिए कतई वो हमारे अपने दृष्टिकोण से, वैसे तो हम दुआई देते हैं, लोगों से कहते भी हैं, लेकिन फिर भी वो लोग बहुत अलग तरह के लोग थे, तो आज संभव नहीं है। बढ़िया हुआ हमारे तो पिताजी थे, अभी कम उम्र में मरे, रहते तो बहुत उससे लाभ मिलता, लेकिन आज इस परिस्थिति में देख के ये लगता है कि बढ़िया हुआ कि कम दिन में ही वो लोग एक खराब दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहे। और उनकी एक बहुत बड़ी इच्छा थी, आर्थिक रूप से हम लोग अभाव में थे, उनकी इच्छा थी कि अगर तुम लोग किसी लायक होना, उनके शुभचिंतक ये हमारे प्रमुख जी बैठे हैं, उनके बहुत करीबी थे, कहे कि अगर तुम लोग कभी कुछ इस लायक होना तो एक छोटी बच्चियों का छोटा स्कूल गांव में जरूर करना। और सब लोगों के आशीर्वाद से धीरे धीरे करते करते उनकी मौत के 10वें साल पर 91 में मौत हुई, 2000 में ये डिग्री कॉलेज प्रारंभ हो गया और उन्हीं की प्रेरणा से। अब अपनी तारीफ फिर अपने से मुंह से कैसे करूं, आप अपने से जानकारी कीजिएगा कि बलिया जनपद में 149 डिग्री कॉलेज है और ये बताने में फख्र होता है कि ग्रेडिंग जब होती है, जिसमें एडेड कॉलेज भी है, तो उसमें आपका ये विद्यालय 1 से 3 और चौथे तक रहता है, 5वें तक रहा है जब से ग्रेडिंग हुई है, कि 5 से ऊपर 6ठे में नहीं गया है। तो कम से कम ये हम अपनी गुणवत्ता नहीं मानते, उनकी प्रेरणा मानते हैं कि हम लोग कुछ धंधा करते हैं, तो कि धंधे में हम कुछ भी करें, लेकिन यह विद्यालय जिस कैरेक्टर के वो थे
उस कैरेक्टर में ये विद्यालय चलेगा, ये तय है। और इसी वजह से पढ़ाई और गुणवत्ता के और अनुशासन के मोर्चे पर हम अच्छा महसूस करते हैं कि हम लोग ठीक कर रहे हैं, प्रयास करते हैं कि ठीक करें। अब कितना ठीक हो पाता है ये तो उसका आकलन पब्लिक करेगी, लेकिन हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास रहता है। और विश्वविद्यालय की तरफ से भी हमको हमेशा ये पीठ ठोकी जाती है कि इन एडेड विद्यालयों में जो 10-10 एडेड विद्यालय, उनके पास संसाधन की कमी नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी आपका ये विद्यालय 5 नंबर में रहता है, उसमें सी कॉलेज, पीजी कॉलेज इंक्लूडिंग है। तो ये लगता है कि उन्हीं के आशीर्वाद से सब हो रहा है। जन्म जयंती समारोह है और एक तरीके से वो शताब्दी समारोह के रूप में मनाया जा रहा है। गौरी शंकर राय जी उत्तर प्रदेश के एक प्रमुख स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, राजनेता, समाज सुधारक और समाज की अग्रणी भूमिका करने वाले एक सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता थे। हम लोगों ने अपने छात्र जीवन में उनको व्यक्तिगत रूप से देखा। उनका सादगी, उनका सरल व्यवहार और जनहित के मुद्दों को विधानसभा, विधान परिषद और लोकसभा के भीतर उन्होंने निरंतर उठाने का काम किया और उसके समाधान के लिए संघर्ष करते रहे। वो महापुरुष हमारे बीच में नहीं है। मैं उनको अपनी ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि वर्तमान जो हमारे प्रजातंत्र के भीतर विभिन्न दलों के राजनीतिक कार्यकर्ता हैं, वो उनके द्वारा बनाए गए मानदंडों का यदि अनुपालन करते हैं तो राजनीति और समाज दोनों को एक बहुत बड़ा चेतना और उसके साथ साथ उसको दिशा मिलेगी। इन्हीं शब्दों के साथ उन्हें मेरी ओर से श्रद्धांजलि है। केंद्र सरकार की ओर से किसानों को राहत देते हुए कई फसलों पर एमएसपी में इजाफा किया गया है। क्या योगी सरकार भी एमएसपी में इजाफा करेगी? ये आपको जानना चाहिए कि अनाजों के मूल्य के निर्धारण करने का अधिकार भारत सरकार का है। भारत सरकार राज्यों से परामर्श करती है। हर राज्य अपने परामर्श केंद्र सरकार को भेजते हैं और पूरे देश के परिप्रेक्ष्य में जो कीमतें तय होती हैं वो सारे जिन जिन फसलों का जिन जिन प्रदेशों के भीतर खेती होती है उनके भीतर उसका अध्ययन करके कुछ कृषि वैज्ञानिकों के द्वारा, कृषि विश्वविद्यालयों के द्वारा और किसानों की समिति उसको एडवाइस के रूप में देती है और उस आधार पर तय होते हैं। और इसलिए राज्य सरकार का ये विषय ही नहीं है जिसके बारे में आपने प्रश्न किया है। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी को कि जिन्होंने वर्ष 2014 में के बाद उन्होंने इस बात का निर्णय किया कि लागत के 1.5 गुना हम एमएसपी तय करेंगे। एमएसपी का पूरा जो उद्देश्य है न्यूनतम समर्थन मूल्य का, कि किसानों के उपज को इस स्तर पर बनाए रखें जिससे कि उनको लाभकारी मूल्य मिल सके और वो गिरने न पाए, इसलिए सरकार उसके लिए हस्तक्षेप करती है। और विगत वर्षों के भीतर जब मोदी जी की सरकार शुरू में 2014 में बनी थी तो धान की एमएसपी 1310 रुपए थी। अभी अगले साल के लिए उन्होंने जो अभी सीजन लग रहा है, खेत में भी फसल नहीं आई है, लेकिन उसकी एमएसपी उन्होंने तय कर दिया है 2160 रुपए के करीब। तो इसी तरीके से दलहनी फसल जो इस खरीफ के मौसम में लगती है उनकी भी एमएसपी तय किया है। और मूंग की एमएसपी में तो 800 रुपए से ज्यादा की कीमतें बढ़ाई गई हैं। सभी एमएसपी आज 1.5 गुना से ज्यादा है, कोई 80% पर है, कोई 90% पर है। तो इस तरीके से कोशिश किया है मोदी जी ने कि किसानों की आमदनी को बढ़ाए जाने की दृष्टि से वह एक ठोस कदम उठाएं और उस दिशा में आज बहुत अच्छी पहल होने के कारण ही बाजार खुद अपने आप उठने लगा है और किसानों की स्थिति में सुधार आया है। मोदी जी के अनेक कृषि और किसान के कल्याण के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं जिनको उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी की सरकार व्यवस्थित तरीके से जमीन पर उतार रही है। और पीएम किसान सम्मान निधि का इस समय हमारा अभियान चल रहा है जिसके भीतर ये हम लोगों ने निर्णय किया कि जो मोदी जी का संकल्प है कि हर पात्र किसान को पीएम किसान सम्मान मिले, उसके लिए हमारे कर्मचारी कृषि विभाग के, राजस्व विभाग के, साथ में पंचायत या ग्राम विकास विभाग के, कॉमन सर्विस सेंटर के लोग और पोस्ट ऑफिस या बैंकों के प्रतिनिधि लगभग हर गांव के भीतर गए हैं, कैंप लगाए गए हैं और जो अभी तक किन्हीं कारणों से छूटे हुए थे उनको पीएम किसान सम्मान निधि का पैसा अवश्य मिले। ये जैसे मोदी जी की इच्छा है उसको साकार करने का काम योगी आदित्यनाथ जी की सरकार कर रही है। बलिया से सीनू संवाददाता श्री कृष्णा की रिपोर्ट।
जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू करने को लेकर जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के जिलाध्यक्ष हिसाबी राय के द्वारा मारवाड़ी धर्मशाला में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आयोजित प्रेस वार्ता में जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल चौधरी ने कहा कि बढ़ती जनसंख्या को देखते हुए जनसंख्या नियंत्रण कानून लगाना अति आवश्यक है। साथ ही उन्होंने कहा कि जाति धर्म से ऊपर उठकर सभी लोग इस कानून को लागू करने में मदद करें। उन्होंने कहा कि 23 सितंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय जाकर संवाद करेंगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनाकर ही लौटेंगे। संख्या समाधान फाउंडेशन जो कि पिछले 9 वर्षों से अधिक समय से लगातार देश भर में अभियान चला रहा है, उसी क्रम में 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर पूरे देश भर में और साथ ही साथ पाकुड़ में भी जिला मुख्यालय पर धरना दिया जाएगा 1 दिवसीय, और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भारत सरकार के नाम ज्ञापन सौंपा जाएगा। हस्ताक्षर अभियान जारी है। 22 सितंबर को पूरे देश भर के सभी जिलों के लोग, साथ ही साथ यहाँ पाकुड़ है तो पाकुड़ जिले के लोग भी 22 सितंबर को दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर कैंप कार्यालय में एकत्रित होंगे, और 23 सितंबर को जनसंख्या समाधान फाउंडेशन के देश भर के कार्यकर्ता आम नागरिक एकत्रित होकर 23 सितंबर को प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर कूच करेंगे, संवाद करेंगे और जनसंख्या नियंत्रण कानून बनवा कर ही लौटेंगे। देश में जनसांख्यिकीय असंतुलन और 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करके देश में जनसांख्यिकीय असंतुलन पैदा करने की प्रवृत्ति पर लगाम लगाने के उद्देश्य से जनसंख्या नियंत्रण कानून बने और वह जाति, धर्म, क्षेत्र, भाषा से ऊपर उठकर सभी नागरिकों पर समान रूप से लागू हो। और अगर इस कानून को कोई ना माने, इसके कानूनी प्रावधानों को, तो कानून लागू होने के 1 वर्ष के पश्चात देश में 2 से अधिक संतान उत्पन्न करने वाले दंपत्ति की सभी सरकारी सुविधाएं समाप्त हो, सरकारी सब्सिडी समाप्त हो, और साथ ही साथ उन्हें मताधिकार से वंचित किया जाए तीसरे संतान पर, और चौथी संतान राष्ट्र के प्रति द्रोह मानते हुए कंपलसरी फोर्सफुल नसबंदी और उठा के दंपत्ति को जेल में बंद कर दिया जाए। यही एक रास्ता बचता है अब जनसांख्यिकीय दैत्य को समाप्त करने के लिए। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता अभिषेक तिवारी की रिपोर्ट। नियोजन नीति के विरोध आहूत 2 दिवसीय झारखंड बंद को लेकर रविवार को आदिवासी संगठनों ने हिरनपुर सुभाष चौक को जाम कर दिया, जिससे आवागमन पूरी तरह से बाधित हो गया। हालांकि हिरनपुर बाजार में सुबह 7 बजे से 10 बजे तक ही बंदी का असर देखने को मिला। इस दौरान लगभग सभी दुकानें एवं प्रतिष्ठान बंद रही। इसके अलावा जाम में दर्जनों वाहन फंसी रही। वहीं बंद समर्थकों ने राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इधर बंदी को लेकर पुलिस प्रशासन भी मुस्तैद देखे गए। थाना प्रभारी सुनील कुमार रवि के नेतृत्व में एसआई आनंद पंडित सहित पुलिस बल बंदी के दौरान पूरी गतिविधि पर अपनी नजर बनाए रखा। लगभग 3 घंटे के जाम के बाद आवागमन सुचारू रूप से प्रारंभ हुआ। पाकुड़ से सी न्यूज संवाददाता सुनील कुमार की रिपोर्ट। कुदरत का करिश्मा बेमिसाल है, डूबते को भी पार लगाता है। ये भरोसा दुनिया के हर व्यक्ति को होता है। इसी तरह एक करिश्मा देखने को मिला है जो बकरा पर लिखा अल्लाह मोहम्मद, जिसे दूर दराज के लोग देखने पहुंच रहे हैं। देखने के साथ साथ लोगों द्वारा बकरे को खरीदने के लिए बोली भी लगाई जा रही है, जिससे भीड़ भी जुटने लगी है। बताते चले कि जनपद प्रयागराज के उत्तराव थाना क्षेत्र अंतर्गत समूदीपुर दायमगंज गांव निवासी बन्ने अंसारी द्वारा 3 वर्षों से एक बकरा पाला जा रहा था, जिसका वजन लगभग 80 किलो के आसपास हो चुका है, जिस पर उर्दू शब्दों में अल्लाह व मोहम्मद लिखा हुआ है। वहीं आगामी बकरा ईद पर्व को लेकर मुस्लिम समाज के लोग कुर्बानी के लिए जिला प्रयागराज, सुल्तानपुर, बनारस, भदोई, प्रतापगढ़ आदि कई जनपद के लोग गांव पहुंचकर बकरा को देखने पहुंच रहे हैं। वहीं लोगों द्वारा बकरे की कीमत भी अधिक से अधिक लगाई जा रही है। जानकारी के अनुसार बकरे की कीमत 1.5 लाख रुपए लग चुकी है, लेकिन पशुपालक द्वारा बकरे को नहीं बेचा गया। फिलहाल बकरा पर लोगों द्वारा बोली पर बोली लगाई जा रही है। क्या नाम है आपका? बन्ने। कौन सा गांव है ये? ये है समूदीपुर दानगंज। ये जो बकरे में अल्लाह मोहम्मद लिखा हुआ है, हाँ। तो यहाँ लोग आ भी रहे हैं, भीड़ लगी हुई है जी। तो सिर्फ देखने के लिए आ रहे हैं कि इसकी कीमत भी लोग लगा रहे हैं? कीमत लगा रहे हैं, देख भी रहे हैं, कीमत भी लगा रहे हैं, और दूर दूर से लोग आ भी रहे हैं। कहाँ से लोग आए होंगे? भदोई है, बनारस है, और इधर तुम्हारा प्रतापगढ़ है, इलाहाबाद है, ऐसे लोग आते लगा रहे हैं। 1.5 लाख रुपये लग गए इसका, हमने बेचा नहीं था। यानी कई जिले के लोग आ चुके हैं? जिले के लोग आ गए, मगर अब बेचने का मुद्दा है, अब रेट लगेगा सही तो बेच देंगे। कितनी कीमत लग चुकी है अब तक? 1.5 लाख रुपये लग चुके हैं। 1.5 लाख। तो क्या आप बेचने का इरादा बना लिए हैं? बेचने का इरादा बना लिया हमने। तो 1.5 पर आपने नहीं दिया? नहीं, 1.5 पर नहीं दिया था हमने।
तो ये कितने साल से है ये बकरा आपके 3 पास? साल हो गए, 3 साल। 3 साल से है। कितनी वजन होगी बकरे की लगभग? अरे ये वजन अगर ये कुर्बानी के जानवर वजन देखा नहीं जाता, अगर वजन देखो कम से कम ये लगभग 70-75 किलो खड़ा है। यानी 80 के आसपास हाँ, बता रहे हैं। खड़ा है। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता रणविजय सिंह यादव की रिपोर्ट। बीगापुर थाने में तैनात आरक्षी की शनिवार रात संदिग्ध हालत में मौत हो गई। बीगापुर थाना प्रभारी ने परिजनों को सूचना देने के बाद शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। सूचना मिलते ही परिवारीजनों में कोहराम मच गया है। जालौन थाना कदौरा के बोनी स्टेट के रहने वाले कुलदीप पुत्र राधा चरण बौद्ध उत्तर प्रदेश पुलिस में 2016 बैच का आरक्षी था और वर्तमान समय में बीगापुर थाना की PRB 2939 पर तैनात था। उन्नाव से सी न्यूज़ संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। खबर है बिहार के बेगूसराय से, जहां बेगूसराय में कलयुगी पति की करतूत सामने आई है, जहां अपनी ही पत्नी को गला दबाकर उसकी हत्या कर दी। इस हत्या के बाद पति मौके से फरार हो गया है। वहीं इस हत्या के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है और गांव में चर्चा का विषय बन गया है। घटना बलिया थाना क्षेत्र के नूरजामपुर गांव की बताई जा रही है। मृत महिला की पहचान नूरजामापुर गांव के रहने वाले अभिमन्यु यादव की 26 वर्षीय पत्नी ललिता देवी के रूप में की गई है। इसको जो है ना 7 साल शादी का हुआ। 7 साल में 2 साल तक सही रहा। उसके बाद इसको 3 लड़की हुआ। 3 लड़की लगातार होने के बाद इसको बोला कि हम कहाँ से तुमको लड़की को देख रेख करेंगे, इसलिए बाप को बोलो 50,000 रुपया और कुछ और देने के लिए, जो लड़की को देख रेख करेंगे नहीं तो मारपीट करेंगे। उसी आवर में 3 साल के बाद इसको ससुर, सास, देवर, गोतनी और इसका पति या वो ससुर है चचेरा, सब मिलकर इसको बार बार मारपीट करा था। कल दिन में भी मारा था। लेकिन हम लोग गए गाँव, बोले तो बोला कि लड़के हम लोग समझ कर लेंगे, परिवार कोई दिक्कत नहीं है। बस इस 7 बजे भोर में सब फांसी लगा कर मार कर गेट खोल कर भाग गया। सब बाले बच्चे, कोई नहीं है। कहाँ पे? मैं नूरजमापुर ससुराल, लड़की का ससुराल नूरजमापुर अपना ससुराले में ऐसा हुआ। जो कि फ़ोन करके रस्सा जो बैठाया था गाड़ी पर, लड़का जो रस्सा लगाया था मेरे बड़ी बहन नूरजमापुर में लखमनिया में, उसको बोला कि जल्दी आओ नहीं तो मार देंगे तुम्हारी बहन को। वो बोला तुम रुको, हम आ रहे हैं जल्दी। जितना देर में आया उतने देर में फांसी लगा कर रास्ता में गिरवा भी है, खींचा जो चारों तरफ बैठ के गिरवा भी बैठ गया। मतलब कहता था कि लड़का नहीं है इसलिए हाँ, लड़का नहीं है। 3 लड़की को हम कहाँ देखेंगे, हम मजदूर कमाने वाले हैं। नहीं, बाप को बोलो पैसा देगा तो रखेंगे, तो तुमको मार देंगे। बार बार धमकी दे रहा था। जब धमकी दे रहा था मारे, लेकिन अब की बार सोचे बार बार ऐसा अकाउंट हो ही रहा था, ऐसा नहीं होगा तो सबकी बार ऐसा कर दिया। क्या नाम है इसका? ललिता देवी इसका नाम। पति क्या नाम है? पति का नाम अभिमन्यु यादव। अभिमन्यु यादव। घर नूरजमापुर, बलिया थाना नूरजमापुर। आपका घर कहाँ है? मेरा घर बाबूराही हुआ, पंचायत सफदलपुर पड़ता है। थाना साहिबपुर कमाल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दिलचंद कुमार। आपका पिता का नाम? श्री आलम यादव। कब शादी हुआ था? 7 साल पहले हुआ था। बेगूसराय से सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद मुमताज की रिपोर्ट। आज प्रजापति ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय शाखा विश्व शांति भवन गांधीगंज मऊरानीपुर सेवा केंद्र द्वारा नगर पालिका अध्यक्ष पार्षदगण एवं पत्रकार बंधुओं को किया गया ईश्वरीय सम्मान समारोह, जिसका विषय रहा राजनीति के क्षेत्र में आध्यात्मिकता का समावेश। कार्यक्रम की शुरुआत, जिसमें कार्यक्रम संयोजिका राजयोगिनी BK चित्रा बहन जी, गुड़सराय केंद्र प्रभारी BK कविता दीदी, बरुआ सागर केंद्र प्रभारी BK उमा दीदी, मुख्य अतिथि के रूप में शशि श्रीवास एवं आयुष श्रीवास, अध्यक्षता कर रही महिला व्यापार मंडल अध्यक्ष राधा अग्रवाल, विशिष्ट अतिथि ब्रजेश पाठक, पार्षदगण एवं पत्रकार बंधुओं ने दीप प्रज्वलन कर आत्मिक स्मृति का तिलक एवं बैच लगाकर किया गया। झांसी से सी न्यूज़ संवाददाता चंदू रायन की रिपोर्ट। सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान सोमेश्वर महादेव मंदिर अरेल पर कार्यक्रम अधिकारी ज्ञान प्रकाश मिश्रा के नेतृत्व में जल संरक्षण, स्वच्छता एवं सिंगल यूज पॉलीथीन मुक्त प्रयागराज पर जन जागरण अभियान चलाया गया। वरिष्ठ मार्गदर्शक गणेश प्रसाद अग्रवाल एवं कमलेश जायसवाल ने प्रयागराज वासियों से स्वच्छता के प्रति एक जन जागरूकता संदेश देकर आम जनमानस से दृढ़ संकल्पित प्रतिज्ञा एवं एक विनम्र अपील की कि ना हम सार्वजनिक स्थानों, धार्मिक स्थलों एवं गंगा यमुना त्रिवेणी तटों पर गंदगी करेंगे और ना ही किसी को करने देंगे। कार्यक्रम में सर्वश्री संतोष तिवारी, कुंवर तिवारी, धीरज यादव, सहदेव चौरसिया, महेश प्रसाद केसरवानी, ऋषि दीक्षित, शुभेंदु घोष, संदीप कुमार सिंह आदि लोग उपस्थित रहे। सदस्य
आज सरस्वती सामाजिक सेवा संस्थान के तत्वावधान में सफाई अभियान सोमेश्वर महादेव मंदिर पर चलाया गया। यह कार्यक्रम प्रत्येक महीने के दूसरे और चौथे संडे को चलाया जाता है। हम लोगों का परम उद्देश्य यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हों और स्वच्छता अभियान के प्रति हमारा सहयोग करें। स्वच्छता परमो धर्म, इस लाइन को चरितार्थ करें। जय गंगा मैया। हर हर महादेव। संस्थान के हमारे सभी मित्र बंधुओं को गंगा मैया का विशेष स्नेह और आशीर्वाद प्राप्त हो। सभी का धर्म ये होना चाहिए कि प्लास्टिक के कूड़े कचरे से गंगा माँ की रक्षा करें। बाबा भोलेनाथ या किसी भी स्थान पे प्लास्टिक को देखें तो उसको स्वयं उठा करके फेंकने का कृपा करें। हम सारे सामाजिक संस्था के लोग आज ये प्रतिज्ञा लेते हैं कि आगे आने वाले भविष्य में या कभी भी कहीं पर भी हम लोगों को पॉलीथीन की कोई भी वस्तु दिखाई पड़ेगी तो उसको यथास्थान उसको फेंकेंगे। सबका कल्याण करें। जय गंगा मैया। जय गंगा। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता डीके मिश्रा की रिपोर्ट। खबर यूपी के रायबरेली से है, जहां पर रायबरेली के कानपुर रोड पुरानी दूध डेयरी के पास स्थित सुभाष नगर मोहल्ले के लोगों के सामने घरों के गेटों व छतों से होकर बिजली लाइन निकलने से एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई है। आई नागरिकों ने समस्या को लेकर जिलाधिकारी के यहां न्याय की गुहार लगाई है। मोहल्ला वासी राम आश्रय समेत लगभग 1 दर्जन नागरिकों ने जिलाधिकारी के यहां पहुंचकर समस्या बताई है। क्या बचा है आपका? राम आश्रय। कहाँ से आए हुए हैं? राजघाट दूध डेयरी सुभाष नगर से। क्या मामला है पूरा? मामला यह है कि 2014 और 15 में एक लाइन का सर्वे किया गया है, वो आज तक कंप्लीट नहीं हो पाई है। और उसका सर्वे जो 35 फुट रास्ते से किया गया है, उधर से लाइन ना निकाल करके आबादी के ऊपर से 20 फुट रास्ते से कम दूरी से उसको निकाल दिया। घरों के ऊपर से नंगे तार एक और आधी दूर में इन्होंने केबल डाला है, आधी दूर में नंगे तार छतों के ऊपर से निकाल रखा है। 11,000 की लाइन जो हमारे लोगों के छज्जे और गेट के ऊपर से है। आज आप कहाँ पर आए हुए हैं? जिलाधिकारी के यहाँ। क्या मुलाकात हुई? उन्होंने क्या आश्वासन दिया? उन्होंने आश्वासन दिया कि इसकी कार्रवाई की जाएगी। अगर कार्रवाई नहीं होती तो क्या करेंगे आप? तो इसीलिए तो आए हैं हम लोग। रायबरेली से सी न्यूज़ संवाददाता मृदुलेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। 1932 खतियान के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने की मांग और 60-40 नियोजन नीति के विरोध को लेकर छात्र संगठनों के द्वारा बुलाए गए 2 दिवसीय झारखंड बंद का व्यापक असर आज भी देखने को मिल रहा है। सड़कों पर वाहनों का परिचालन पूरी तरह से ठप कर दिया गया है। बता दें कि 1932 खतियान के आधार पर स्थानीयता नीति लागू करने की मांग और 60-40 नियोजन नीति के विरोध में छात्र संगठनों ने 2 दिन का झारखंड बंद बुलाया है। झारखंड बंद है, जिसका घोषणा हम लोग लगातार 1 महीना पहले से रोज सूचना पहुंचा रहे हैं। लिखित रूप से हम लोग सारे बस स्टैंड हो, बस एसोसिएशन हो, ट्रक एसोसिएशन हो, ऑटो एसोसिएशन हो, बाजार समिति हो, दुकानदार संघ हो, सभी को लेटर भी दिया है। और सभी से हाथ जोड़ के आज हम लोग निवेदन कर रहे हैं कि बस, ट्रक, ऑटो, दुकान, बाजार सब स्वेच्छा से बंद करके हमारा इस आंदोलन को सफल बनाने में सहयोग करेंगे। क्योंकि झारखंड में 23 साल तक नियोजन नीति लागू नहीं हुआ है और हम लोग नियोजन नीति की मांग कर रहे हैं। वर्तमान समय में 60 और 40 के तहत बाहरियों को नौकरी दिया जा रहा है 3rd और 4th ग्रेड में। तो अगर बाहरियों को नौकरी दिया जाएगा तो झारखंड के लोग क्या करेंगे? जो आगे गरीब किसान है, जो ड्राइवरी का काम करते हैं, जो खलासी का काम करते हैं, जो कंडक्टर का काम करते हैं, जो मिस्त्री का लेबर का काम करते हैं, जो जंगल झाड़ में काम करते हैं, जो खेत खलियान में काम करते हैं, उसके बाल बच्चा कहाँ जाएंगे? आज झारखंडियों का मन में सवाल है कि अगर 60-40 के तहत अगर यहाँ नियुक्ति होगा, झारखंड का गठन क्यों हुआ था? झारखंड क्यों बना था? 60-40 की नियुक्ति का मतलब ये है कि बाहर के लोग 40% यहाँ पर रखे जाएंगे। 40% पूरा ओपन फॉर ऑल है। आपको मैं बता रहा हूँ कि जितने भी विज्ञापन निकल रहा है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि अदर स्टेट कैंडिडेट एलिजिबल ऑल्सो। तो कहने का मतलब कि अगर बाहर का यहाँ एलिजिबल होंगे 3rd और 4th ग्रेड में, तो झारखंडी कहाँ जाएगा? झारखंडी को कहीं भारत में मौका नहीं मिलता है अन्य राज्यों पे। पूरे जम्मू कश्मीर से लेकर तमिलनाडु तक की बात करें, गुजरात से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक की बात करें, तमाम राज्य के जो 3rd और 4th ग्रेड की नौकरी में उस राज्य के निवासी होना अनिवार्य है। लेकिन झारखंड में झारखंड शब्द को ही गायब कर दिया गया। तो बताइए, जिस विज्ञापन में झारखंड शब्द का गायब होगा, आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? सरकार।
जो पॉलिसी बनाता है। हम लोग ने लिखित समर्थन लिया है। सत्ता पक्ष के 42 विधायक समेत 72 विधायकों ने हमें लिखित दिया है। 13 सांसदों में लिखित दिया है कि आपका लड़ाई जायज है। जब हमारा लड़ाई जायज है, हमारा मांग जायज है, तो विज्ञापन में विज्ञापन क्यों निकल रहा है? सचिवालय का भी निकाला है, सिपाही नियुक्ति निकल रहा है। रांची से सी न्यूज़ संवाददाता चंदन कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।